जय हिंद आप सभी को। देखिए, ये हमारा आरआरबी ग्रुप डी के लिए स्पेशल वीडियो है साइंस के लिए। साइंस में उन प्रश्नों को यहाँ पे डायरेक्ट आंसर की से देखेंगे कि प्रीवियस ईयर में साइंस के भाई कैसे प्रश्न आपके कौन से टॉपिक से पूछे जा रहे थे। तो जो भी आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं सीरियस कैंडिडेट, उनके लिए ये वीडियो देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ से क्लियर होगा। स्पेशली साइंस की हम यहाँ बात करेंगे कि कौन सा टॉपिक आपको ज़्यादा पढ़ना है और किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं और कहाँ तक आपकी तैयारियाँ हैं। इन सब चीज़ों का डिस्कशन यहाँ पे अपन कर लेंगे। सबसे पहले क्वेश्चनों से ही देखना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट में एक डॉट डॉट का निर्माण होता है। जो क्षार इवेंट है ना, उसमें निर्माण किसका होता है प्रोटीन संश्लेषण में? तो mRNA इसका आपका प्रति का यानी कि इसकी प्रति बनाई जाती है और इनका निर्माण होता है आपका किसमें? प्रोटीन संश्लेषण में। तो याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम साइंस की यहाँ बात करें तो शक्ति को किस रूप में व्याख्यात किया गया है, यानी शक्ति जो है ना पावर, उसको कैसे बताएंगे? तो आपको पता है पावर होता क्या है? कार्य करने की दर, यानी W/T होता है वर्ग पर यूनिट टाइम, यानी कार्य करने की दर अथवा ऊर्जा स्थानांतरण की दर ही तो पावर है, शक्ति है। अगले क्वेश्चन की हम बात कर लेंगे कि निम्न में से कौन सा एक सरल स्थायी ऊतक नहीं है। ऊतक से क्वेश्चन बहुत आता है, टिश्यू से। कॉम्प्लेक्स टिश्यू कौन है और आपके सिंपल टिश्यूज़ कौन है? तो यहाँ पे पूछा है कि एक सरल स्थायी ऊतक नहीं है। तो जाइलम जो है ना, चाहे जाइलम हो चाहे फ्लोएम, ये क्या होते हैं? आपके जटिल ऊतक होते हैं। जो जाइलम क्या करता है? जल का परिवहन करता है पौधों पे, और फ्लोएम क्या करता है? भोजन वगैरह का और प्रकाश संश्लेषण से जो चीज़ें बनती हैं उनका करता है आपका। ठीक है, तो ये दोनों जटिल ऊतक हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ही बात करेंगे। क्वेश्चन क्या था यहाँ पे आप देख सकते हो। क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा दिख रहा है कि एक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था में चलना आरंभ करती है और 2 सेकंड में 5 मीटर की गति प्राप्त कर लेती है। त्वरण क्या होगा? त्वरण पूछा है। त्वरण होता क्या है? वेग परिवर्तन की दर को त्वरण आपको कहते हैं। अगर फॉर्मूले के हिसाब से सोचोगे तो आपको पता है कि A = त्वरण क्या होता है? V - U/T होता है, जहाँ पे आपका V क्या होगा? फाइनल वेग होगा, जो कि आपका 5 मीटर दिया है। U यानी प्रारंभिक क्या है? स्थिर था, यानी 0 होगा। T कितना है? 2 है, तो 5/2 यानी 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर त्वरण आ जाएगा। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिले हैं। अगर कुछ मैं जीके के क्वेश्चन की बात करूं तो पिछले साल पूछा था कि भारत में सबसे बड़ा उत्पादक उपभोक्ता आयातक किसका है? तो दाल का सबसे बड़ा उत्पादक है, उपभोक्ता है, और यहाँ पे निर्यातक आई थिंक होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने के मिले हैं। और अगर हम बात करते हैं स्पेशली साइंस के क्वेश्चन की, तो देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि जब एक धातु पानी के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है? लॉजिकल क्वेश्चन है। धातु जैसे मैं मान लो आयरन ले लेता हूँ Fe, इसको H2O से अगर क्रिया कराता हूँ तो क्या बनेगा? फेरिक ऑक्साइड बनेगा, FeO। तो H2 ऑब्वियस सी बात है हाइड्रोजन निकलेगी आपकी, तो हाइड्रोजन आपका गैस निकलेगी। ठीक है, ऐसे प्रश्न भी आपको देखने को मिले हैं। जीके में बात करूँ तो भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग, ऐसे क्वेश्चन छोटे छोटे मिलेंगे। अब देखो यहाँ गैसों के विसरण से संबंधित एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। विसरण क्या होता है? विसरण होता है फैलना। जैसे आपने परफ्यूम लगाया तो चारों तरफ उसकी सुगंध फैल गई। ठीक है, तो विसरण के बारे में निम्न में से कौन सा सही नहीं है, आपसे ये पूछा है। पहला अगर बात करूं, देखो गैसों के विसरण की दर ठोस और द्रव की तुलना में अधिक होती है, ये आपकी गलत बात है। ठीक है, ठोस वगैरह की ज़्यादा होती है। दूसरा है कि ये सही है, जाएगा कोई भी गैस है, तो ये एकदम सही बात है, लेकिन अपनों को सही नहीं है बताना है। दूसरा है कि विसरण केवल तभी संभव है जब पदार्थ कण लगातार गतिमान हो। बिल्कुल सही बात है, गतिमान नहीं होंगे तो फैलेगा कैसे। तीसरा है गैसों की विसरण की दर उसके आयतन पर निर्भर करती है। ये बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, सही नहीं है ये। ठीक है, गैसों की विसरण की दर उसके आयतन पर निर्भर आपकी नहीं करती, उसके फैलाव पर निर्भर करती है कि किस तरह से आपका वो गतिमान है, गति पे। ठीक है, अगर मैं लगे हाथ जीके की बात करूं तो स्टैटिक फैक्ट जरूर पूछता है जीके में कि भारत का सबसे नया पर्वत कौन सा है? तो हिमालय जो है ना, भारत का सबसे नया वलित पर्वत है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं कि जिन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है उन्हें डॉट डॉट कहा जाता है। तो कोई पदार्थ है उसकी गंध अम्ल या क्षार के मीडियम में बदल जाती है तो उसे क्या बोलते हैं? ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर, यानी घ्राण, यानी कि सुगंध। सुगंध से यानी कि आप नाक से जो भी सूंघते हो, ऐसे पदार्थ जो आप नाक से सूंघ के बता देते हो कि इसकी गंध अम्लीय या क्षारीय कैसी है, तो उसे घ्राण यानी ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर बोलते हैं। ठीक है, याद रखना आप।
इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था कि अणु शब्द किसने प्रतिपादित किया है। अणु, परमाणु नहीं पूछा, अणु। तो जो अपने डेमोक्रिट्स है ना, ये इन्होंने अणु शब्द प्रतिपादित किया था, जबकि परमाणु किसने किया था, कमेंट करके बताना। यहाँ पे ये देखने को मिला था कि टंगस्टन का गलनांक कितना होता है। टंगस्टन सबसे कहीं ना कहीं हाई मेल्टिंग पॉइंट या उच्च गलनांक वाला होता है। 3380 डिग्री सेंटीग्रेड टंगस्टन का गलनांक होता है। गलनांक है क्या? गलनांक एक ऐसा पॉइंट है कि जितने डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे आपकी कोई चीज़ गलना शुरू कर दे, ठीक है, वही गलनांक कहलाता है। क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है। बल यानी फोर्स, विस्थापन यानी डी, ठीक है, इनका गुणनफल हमेशा क्या होता है, डब्लू होता है, कार्य। तो कार्य जो है ना, बल और बल की दिशा में किया गया विस्थापन होता है, ठीक है। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो यहाँ पे है कि निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में होता है। यानी कि कक्षीय तापमान पे, यानी कि आपका कमरे के तापमान पे द्रव अवस्था में होता क्या है, तो पारा होता है। पारा ही एक ऐसी धातु है, ठीक है। अधातु की बात करता तब अपन ब्रोमीन लगाते, ठीक है, धातु की बात किया है। यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल टाइप की था कि 1 केजी की एक वस्तु 30 मीटर की ऊंचाई से भूमि पर गिराई जाती है, तो गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य आपसे पूछा है। जब कभी गुरुत्व बल लगा हो और आपको कार्य पूछे तो F×D नहीं लगाओगे, आप कौन सा लगाओगे, W = mgh, जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, ठीक है। इस कंडीशन में आपके फॉर्मूले के हिसाब से W बराबर क्या हो जाएगा, M 1 kg दिया है, G का मान 10 लेने को बोला है, 10 ले लो गुरुत्वीय त्वरण। H कितना है, 30 मीटर है, तो 30 दहम 300, 300 जूल आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न की बात करूं तो निम्न में से कौन सा उच्च तापमान पर आसानी से ऑक्सीकृत होकर जलता नहीं, यानी कि उच्च तापमान पर आसानी से कौन नहीं जलता। तो जो मिश्र धातु है ना, ये आपकी हाई टेम्परेचर पे आसानी से नहीं जलती, क्योंकि जो मिश्र धातु है, मिक्स कर दोगे अगर धातुओं को, तो उसका जो आपका एक तरह से ऑक्सीकृत होना कम हो जाता है, ठीक है, और जंग भी नहीं लगता। अब कुछ क्वेश्चन इस तरह से घुमाने वाले आपको दे देता है, जैसे कॉपर के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं। देखो भाई, किसी का भी अणु हो, कार्बन के हिसाब से चलते हैं, और उसमें एक अणु में जो परमाणुओं की संख्या होती है 6.022 × 10⁻23 होती है। फिर इसी को अपन लिख देते हैं 6.03 × 10⁻23। ये क्या है आपका, एक एवोगाद्रो नंबर है, ठीक है, किसी का भी हो। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन इस तरह से था, मैकेनिकल एनर्जी यानी यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है। तो मैकेनिकल एनर्जी जो होती है, यांत्रिक ऊर्जा, ये हमेशा जो है ना काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा और पोटेंशियल एनर्जी स्थिति की ऊर्जा के योग के बराबर होती है। यानी कि सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी को बोलते हैं अपन मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। अगले प्रश्न की अगर अपन बात करें तो एक 10 kg की वस्तु को 5 मीटर पर सेकंड की गति से गतिमान है, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा डायरेक्ट पूछ लिया है। आपको पता है गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी होता क्या है, तो ये होता है ½ mv²। रख दो, तो 1/2 m कितना दिया है, 10 दिया है, गुणे 10, v² यानी 5 का स्क्वायर 25, यानी 2 पंचे 10, यानी 25 पंचे 125 जूल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की अगर बात करें तो निम्न में से कौन सा तत्व मेंडलीव की आवर्त सारणी में एक निश्चित स्थान नहीं पाता है। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में कितने तत्व हैं, कमेंट करके बताना। क्या 67 थे, और इसके अलावा ये बताना है कि इनमें से कौन। तो हाइड्रोजन जो है इसको निश्चित स्थान नहीं दे पाए थे, और हाइड्रोजन को आवारा तत्व भी बोला जाता है, याद रखना है आपको, ठीक है। ठीक है कि निम्न में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण की आवश्यक नहीं है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए देखो, क्लोरोफिल चाहिए, सूर्य प्रकाश चाहिए, CO2 चाहिए, लेकिन ऑक्सीजन नहीं चाहिए। ऑक्सीजन तो ये बनाता है ना, ठीक है, तो ऑक्सीजन नहीं चाहिए। यहाँ पे दर्पण वाले से यानी ऑप्टिक्स से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं कि जैसे एक वस्तु एक अवतल दर्पण के सामने मुख्य बिंदु पर, फोकस बिंदु के वक्रता केंद्र के बीच है, तो उस बिंदु पर रखा गया है, तो उसकी छवि कैसी होगी। देखो क्वेश्चन सीधा सीधा आपसे ये कह रहा है कि अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण कुछ इस तरह से होगा आपका। अवतल दर्पण में होता क्या है कि आपका जो वस्तु है मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच है, यानी कि आपका ये अगर F है और ये आपका C है, तो इसके बीच कहीं यहाँ वस्तु है, ठीक है, वस्तु है। तो आपसे पूछा है कि इसका जो आपका छवि बनेगी तो कैसे बनेगी। तो हमेशा याद रखना है कि अवतल दर्पण की छवि जो है ना मोस्टली वास्तविक बनती है और उल्टी यानी रियल एंड इन्वर्टेड बनती है, ठीक है। एक कंडीशन नंबर 6 है जिसमें आपकी इमेजिनरी बनती है इधर साइड, ठीक है। नेक्स्ट है कि मुक्त रूप से गिरना केवल डॉट डॉट में संभव है। मुक्त रूप से कैसे, तो निर्वात में। देखो भाई, मुक्त रूप से कोई चीज़ तभी गिर सकती है जब वहाँ वायु भी ना हो, केवल निर्वात हो, ठीक है, वैक्यूम हो, ठीक है, ठीक। तो निर्वात इसका राइट आंसर हो जाएगा।
ऐसे क्वेश्चन भी देखने को मिले हैं कि जैसे नेम द प्रोसेस विच मेटल अटैक्ड बाय सब्सटेंसेस अराउंड द मॉइस्चर एसिड। देखो मेटल की चारों तरफ यानी धातु की चारों तरफ जो एसिड और मॉइस्चर वगैरह नमी वगैरह का जो अटैक है ना, उसे अपन कोरोजन या संक्षारण जंग लेना कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो लैंगिक प्रजनन के दौरान जब दो अलग अलग जीवाणु कोशिकाएं संयुक्त होती हैं तो ये किसका निर्माण करती हैं। तो लैंगिक प्रजनन यानी कि जहाँ मेल और फीमेल दोनों गैमेट्स होते हैं तो वहाँ पे जीवाणु कोशिकाएं जब संयुक्त होती हैं तो युग्मज बनाती हैं। क्या बनाती हैं? अंडाणु और शुक्राणु से युग्मज बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द विलो नॉट ए पार्ट ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ फिटकर। फिटकर ने पंच वर्गीकरण दिया है क्लासिफिकेशन जीवों का, तो उसमें से आपका कौन सा नहीं है इसमें से? देखो मोनेरा, प्रोटिस्टा और एनिमिलिया तो है, फंगी भी है, और लेकिन यहाँ पे प्रोटोजोआ के बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया, तो प्रोटोजोआ इसके अंदर नहीं आएगा। ठीक है, तो 5 कौन कौन सा हो जाएंगे विटकर के हिसाब से? तो एक है मोनेरा, दूसरा है प्रोटिस्टा, तीसरा है प्लांट, चौथा आपका है फंगी, और पांचवा है एनिमेलिया। ठीक है, यानी कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक और जंतु। अगला क्वेश्चन है कि ऑक्टेस का न्यूलैंड सिद्धांत केवल डॉट डॉट पर लागू होता है। न्यूलैंड का जो अष्टक नियम है ये किस पे लागू होता है? ऑक्टेस, कैल्शियम पे होता है आपका, है ना। ठीक है, तो ये था पूरा आज का प्रैक्टिस सेगमेंट जहाँ पे हमने यह डिस्कस किया कि साइंस में कौन कौन से और किस किस टॉपिक से क्वेश्चन स्पेशली देखने को मिलते हैं। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। कोई भी क्वेरी हो, सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखना। ठीक है, बाकी वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना नेक्स्ट अपडेट ताकि आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।